हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हो। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंप्लीट उसके पार्ट्स में जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मतलब जो कमियां हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है आँखों में, उनके बारे में। हम कई बार कहते हैं क्लास में कि वो हमें बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई आगे बैठा है उसको या ऐसे करके देख रहा होता है, या पीछे बैठा है उसको बोर्ड का दिखाई नहीं देता, मीन्स उसमें डिफेक्ट है, उसकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं कि इसको दिखना बंद हो गया है ना। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग हमारी डिजीज होती है, डिफेक्ट्स होते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब देखने में जो जो कमियां आ जाती हैं, जो बीमारियां हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे फर्स्ट है हमारा मायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम एक को याद करते हैं, दूसरा हमें ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाता है। तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट इसी में होता है, कंफ्यूजन। और बच्चे होते भी इसी में कंफ्यूज है, उसका उसमें लिख देते हैं, उसको उसमें लिख देते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं, दोनों पढ़ के चलते हैं। हमें दोनों को नहीं पढ़ना है, हम एक पढ़ेंगे, दूसरा उसके अपोजिट कर देंगे। ठीक है। मायोपिया, मायोपिया को कहते हैं नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब इसमें हम पास की चीजें देख सकते हैं क्लियरली, लेकिन दूर की चीजों को हम नहीं देख सकते। कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट नॉट फार ऑब्जेक्ट्स। नियर साइटनेस है मतलब पास की चीजों को देख सकते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख सकते। जो पीछे बैठा है क्लास में, उसको बोर्ड का दिखाई नहीं देता, उसका मतलब क्या है, उसको मायोपिया है। उसको पास की चीजें तो दिख रही है, उसके पास नोटबुक रखी है उसका, तो उसको दिख रहा है, लेकिन बोर्ड है वो दूर हो जाता है और उसको बोर्ड का दिखाई नहीं देता। वो क्या होता है, हमारा मायोपिया। ठीक है। और इसमें फिर ये क्वेश्चन आने के बाद ये तो हो गया कि ये होता क्या है। दूसरे इसमें आता है क्वेश्चन कि इसका कॉज क्या है, क्या रीजन है, क्यों नहीं दिखाई देता। एक्चुअली जब हमारे ये आई लेंस होता है, यहाँ पे आई कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे भी बना दिए, इतना लेंस बना दोगे वो भी ठीक है। तो ये जो रे आ रही होती है ऐसे लेंस से टकरा के, और रेटिना, ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर आके यहाँ कन्वर्स हो जाती है, सारी एक पॉइंट पे मिलती है, और यहाँ हमारी रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। ये है नॉर्मल आई में। नॉर्मल आई में ये होता है, लाइट रेज आई लेंस से टकरा के कन्वर्स होके, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। लाइट को क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, और रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। ये हमारे नॉर्मल आई में होता है। लेकिन अगर किसी में मायोपिया का डिफेक्ट हो गया तो क्या करेगा, मायोपिया के डिफेक्ट में ये इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे बढ़ती है, रेटिना से पहले ही मिल जाती है वो लाइट रेज। मीन्स कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बढ़ने लग जाती है इमेज। इसका रीजन फर्स्ट का कॉज क्या हो गया, फोकल लेंथ। ये होती है जहां फोकस, जहां ये मिलती है, तो फोकल लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। एक्चुअली ये होती है हमारी फोकल लेंथ इसकी, यहाँ से लेंस ऑप्टिकल सेंटर से, और जहाँ ये इमेजेस, ये जो रेज मिल रही है, मीन्स फोकस जो हो रहा है, उनकी डिस्टेंस है। इसमें क्या हुआ, फोकल लेंथ डिक्रीज, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। फर्स्ट कॉज इसका यही होता है, कहीं भी कॉज आए तो हमने लिखना है मायोपिया में कि इसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि आई बॉल जो होती है, कंप्लीट आई बॉल, हमारी आंख के जो कंप्लीट होते हैं उसका साइज क्या होता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है
तो ये आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन आई बॉल या इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। आई बॉल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ और आई बॉल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये दो मेन कॉज होते हैं मायोपिया के। बिल्कुल सेम हमारा हाइपरमेट्रोपिया में चलेगा, ठीक है। और अब और एक क्वेश्चन क्या आता है कि मायोपिक आई का हमें इसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो मायोपिक आई ये है जिसमें रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बन जाती है, वो हमारी मायोपिक आई है। फिर दूसरा आएगा कि करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। करेक्टनेस के लिए अब एक चीज देखो, जब ये रेस पहले मिल रही है हमें कहाँ मिलानी है, पीछे। लाइट को दूर करना है, मतलब डाइवर्स करना है या कन्वर्स करना है। कन्वर्स कर देंगे तो और आगे आगे मिल जाएंगी, अगर कॉन्वेक्स लगा देंगे तो इसमें क्या करना है, हमने लाइट को और पीछे ले जाना है, मीन्स डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। तो यहाँ अगर हम कॉनकेव लगा देंगे तो ये लाइट को डाइवर्स कर देगा और ये लाइट जो है हमारी फिर से यहाँ रेटिना पे ही मिलने लग जाएगी। ये कॉनकेव लेंस जो हमने लगाया, मतलब जिसके भी चश्मे लगते हैं, मायोपिया जिसकी आंखों में हो रखा है उसके अगर चश्मे लगते हैं तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है उसके चश्मे में, ठीक है। इसीलिए किसी की करेक्ट होती है और वो लगा के देखता है, बड़ा अजीब सा दिखता है उसको उस चश्मे में से। क्यों, उसकी तो करेक्ट है, उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, वो आई हमारी बिल्कुल करेक्ट है, हमारी इमेज सही रेटिना पे बन रही है ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन अगर हमने कॉनकेव जिसके लेंस लगे हुए हैं हमने वो चश्मे लगाए तो उससे क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही है वो डाइवर्स हो जाएंगी, हमारी रेटिना से पीछे इमेज बनने लग जाएगी। एक्चुअल हमारी यहाँ बन रही है, सही है हमारी आंखें। तो इसीलिए अगर हम किसी की चश्मे लगाते हैं तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता, अगर हमारी आंखें ठीक है तो। अगर मायोपिया वाला ही लगाता है तब उसमें ठीक रहता है, मायोपिया वाला लगा सकता है, लगाएगा उसका डाइवर्जन, लेकिन वो पॉइंट्स का फर्क होता है कि उसके कितनी पावर का लगाया हुआ होता है। तो इसमें सबसे मेन रीजन है, मेन जो है कि इसके होता क्या है, क्या होता है इसमें हम पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें नहीं देख सकते। और इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना के फ्रंट में आगे बढ़ने लग जाती है। कॉज क्या क्या है कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट हम डाइवर्जिंग लेंस लगा सकते हैं या कॉनकेव लेंस हम लगा देंगे तो हमारी ये करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, इसका डायग्राम जरूर, क्योंकि ये कई बार डायग्राम ही पूछते हैं इसमें, तो डायग्राम पूछते हैं ये इसके कॉज या करेक्टनेस का पूछेंगे, तो इसमें से यही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें से आता भी है तो इसी में से ही आएगा क्वेश्चन, डिफेक्ट्स में से या लास्ट में फिनोमेनाज है उनमें से, ठीक है। हो जाएगा, जल्दी से नोट करो एक बार। चलो अब नेक्स्ट करें हाइपरमेट्रोपिया, इसी में चेंज कर दो, चलो फिर से लिख देते हैं, कुछ मैसी सा हो जाएगा नहीं तो। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार साइटनेस। फार साइटनेस का मतलब उसका अपोजिट, इसमें हम पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें नहीं देख सकते। इसमें हम कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें देख सकते हैं बट नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास की चीजें नहीं देख सकते। कई क्या करते हैं, दिखाई नहीं देता, ऐसे ही दूर करके देखते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनको पास का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके कॉज क्या क्या होंगे, इसका रीजन क्या है। अच्छा, उसने हमने बताया था कि उसमें इमेज कहाँ बनती है हमारी नॉर्मल आई से,
नॉर्मल आई में रेटिना पे बनती है, रेटिना से आगे बनती है। ये उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब रेटिना के पीछे बन जाएगी। इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, रेटिना के पीछे इमेज बनेगी इसमें। जो ये था लेंस, कंप्लीट आई बनाओ, ये हमारी रेज आ रही है और इसमें ये जो है रेटिना के पीछे इमेज बनने लग जाती है हाइपरमेट्रोपिया में। उसमें क्या थी, रेटिना के आगे इमेज बन रही थी, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनने लग जाएगी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कॉज क्या हो गया, उसमें फोकल लेंथ देखो, ये हमारी फोकल लेंथ होती है रेटिना तक, फोकस यहाँ होता है, लेकिन उसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही थी, ये उसका अपोजिट इंक्रीज इन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आई बॉल का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बॉल, आई बॉल मतलब आंखें, कहते हैं ना गोटी खेलेंगे, तो कंप्लीट जो आंख है वो एक बॉल की शेप में होती है। ये हमें साइड व्यू दिखाया जाता है, ये जो होता है ये साइड व्यू है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट एक बॉल के जैसे होता है, उसका साइज क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका अपोजिट, उसमें क्या हो रहा था, ये डिक्रीज हो रही थी फोकल लेंथ और ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी। तो हमें दोनों के रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ एक समझ के चलना है, दूसरा उसके अपोजिट कर देना है, बिल्कुल सेम। इसमें रेटिना के पीछे बन रही है इमेज, उसमें रेटिना के आगे बन रही थी। इसमें हमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, उसमें उसका अपोजिट हो गया था, उसमें हमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो दोनों चीजें नहीं रटनी है, सिर्फ एक को याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि दोनों को करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, जरूर होंगे 100%। एक को याद करेंगे, दूसरा अपोजिट अपने आप ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसका भाई करेक्टनेस, करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो इसका करेक्ट का उसका अपोजिट ही है। यहाँ से रीजन देखो, जब हमारी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे, हमें इमेज को दूर बनाना है या पास बनाना है, कन्वर्स करना है या लाइट को डाइवर्स करना है। दूर है तो ऑब्वियसली हमें इसको कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। क्या लगा देंगे, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस लगाया मींस कॉन्वेक्स, कुछ ये डाइवर्स कर देगा, कुछ ये डाइवर्स कर देगा, तो ये पीछे डाइवर्स हो रही थी उसकी जगह ये रेटिना पे डाइवर्स होने लग जाएगी और इमेज हमारी बनेगी रेटिना पे। तो ये हो जाएगी इसकी करेक्टनेस। करेक्टनेस हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस से हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा मायोपिया, नियर साइटनेस, पास की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें नहीं देख सकते, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, दूर की चीजें देख सकते हैं, पास की चीजें नहीं देख सकते। उसमें इमेज है वो हमारी रेटिना के सामने बनती है, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बनती है। इसमें फोकल लेंथ उसमें हमारी डिक्रीज हो रही थी और आईबॉल का साइज इंक्रीज हो रहा था। इसका अपोजिट है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, आईबॉल का साइज डिक्रीज हो रहा है। उसको करेक्ट कर सकते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस से, इसको करेक्ट कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस से। इससे बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब एक और चीज, हमारा नियर पॉइंट होता है जो नॉर्मल आई का, ये क्वेश्चन पूछते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ये शायद उसमें रह गया होगा ये पॉइंट। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, या फिर इसमें क्वेश्चन होता है इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की रेंज क्या होती है, 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज क्या होती है या नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है, क्योंकि नियर से लेके फार तक का जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम उसकी रेंज बोल देते हैं हम ह्यूमन आई की। तो नियर पॉइंट बिना किसी प्रॉब्लम के हम इजीली आराम से किसी भी डिस्टेंस तक देख सकते हैं, नियर से नियर डिस्टेंस तक देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई।
आप कहोगे कितनी, हम तो बिल्कुल यहाँ तक भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस नहीं देख सकते, थोड़ी देर में सर में दर्द होने लग जाएगा। तो जो बिना किसी प्रॉब्लम के हम इजीली देख सकते हैं वो डिस्टेंस जो है वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और इसको हम ये भी वो इसको बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये भी इसकी जगह लिखा आ सकता है लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है, या ये भी आ सकता है नियर पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई का, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। फार पॉइंट ज्यादा से दूर हम कितना देख सकते हैं, कितने दूर तक देख सकते हैं? आसमान तक देख सकते हैं। आसमान कितनी दूर है? बहुत दूर है। तो ये होता है इन्फिनिटी। कितनी डिस्टेंस होती है फार पॉइंट हमारा? इन्फिनिटी। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज, जो डिस्टेंस है वो इसकी क्या हो जाएगी? रेंज कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से और इन्फिनिटी तक हम बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। ये नॉर्मल आई का है, लेकिन डिफेक्ट्स अगर हो गए तो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कहीं कहीं दिख जाता है क्वेश्चन, कई बार चांसेस तो नहीं होते इसके, पर बाई चांस कहीं भी पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है लेंस की, उसको कितना फोकस कर सकता है वो, फार ऑब्जेक्ट्स हो या नियर ऑब्जेक्ट्स हो, उसको कितना फोकस कर सकता है, उसकी एबिलिटी जो होती है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर और फार ऑब्जेक्ट्स। हमारे नियर ऑब्जेक्ट्स हो या फार ऑब्जेक्ट्स हो, उनके ऊपर फोकस करने की किसी भी लेंस की एबिलिटी कितनी है, कितनी उसकी क्षमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसका यूज कहाँ होगा? ये आएगा प्रेसबायोपिया में। अब ये प्रेसबायोपिया क्या है? जिसको ना तो नजदीक का क्लियर दिखता है ना ही दूर का क्लियर दिखता है। अब ऐसा भी कौन होता है जिसको ना तो पास का दिखाई देता हो ना दूर का दिखाई देता हो? तो ये जो है ये होती है हमारी ओल्ड एज में होता है। कैन नॉट सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ना तो पास की चीजें क्लियरली देख सकता है ना ही दूर की चीजें क्लियरली देख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। और ये होता है ओल्ड एज में, ओल्ड एज में होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो उनकी पावर ऑफ अकोमोडेशन है, उनकी जो आई लेंस की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो वीक हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो क्या हो जाती है? इसकी डिक्रीज हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस। बूढ़े हो गए, उनमें एबिलिटी रहती नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते, तो इसलिए उनके लेंस भी क्या होते हैं? वो भी वीक हो जाते हैं। उनकी पावर, उसकी लेंस की पावर क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ना तो दूर की चीज़ें ज़्यादा क्लियरली दिखती है, ना ही उनको ज़्यादा पास की चीज़ें क्लियरली दिखती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। अब उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या क्या है, किसकी वजह से होता है प्रेसबायोपिया? ओल्ड एज हो गई, उनकी जो सिलरी मसल्स है वो क्या हो गई? वीक हो जाती है। वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स,
सिलरी मसल्स जो है उनकी वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, लेंस को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रही हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है आई लेंस की वो भी डिक्रीज हो गई है। आई लेंस भी इतना स्ट्रोंग नहीं रहा है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले या चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर ले, इतना स्ट्रोंग नहीं रह पाता है आई लेंस भी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई है। और इसमें दोनों हो जाते हैं, ना तो दूर का दिख रहा है उनको, ना ही उनको पास की चीजें दिख रही है, मीन्स उनमें दोनों हो जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, दोनों डिफेक्ट हो गए उनमें। ठीक है, दोनों डिफेक्ट हो गए। अब ये दोनों डिफेक्ट हो गए तो इनको करेक्ट कैसे करेंगे, इसका कोई रे डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें फ्रंट में बना के दिखाएं या दूर बना के दिखाएं, वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम पास की चीजें देख रहे हैं या दूर की चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कॉज क्या हो गया, सिलरी मसल्स वीक हो जाती है, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसमें दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं, और पावर ऑफ अकोमोडेशन भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से ना तो वो पास की चीजें देख पाते हैं, ना ही दूर की चीजें देख पाते हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, करेक्टनेस के लिए दोनों डिफेक्ट है तो दोनों लेंस लगेंगे, मायोपिया के लिए भी और हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी। तो अब वो दोनों लेंस को कैसे लगाते हैं, दोनों लेंस अगर जब हम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस बोल सकते हैं, मीन्स बोथ होते हैं उसमें बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब उसको हम बाईफोकल लेंस को हम कैसे लगाते हैं, किस तरीके से होता है, देखा होगा कभी कि चश्मा जो होता है उसमें ऐसे भी पोर्शन अलग से दिखता है, कई बार किसी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके चश्मे देखना ऐसे नीचे के होंगे, उसमें अलग से लेंस दिखेगा, ऊपर का होगा वो अलग से लेंस होगा। अब वो कैसे, पास की चीजें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें अपर पोर्शन में कौन सा होगा, अपर पोर्शन में होता है हमारा, यहाँ पे होता है कॉनकेव, और लोअर पोर्शन में हमारा होता है कॉन्वेक्स। कैसे, पास की चीजें देखते हैं तो ऐसे चश्मे में यूं नीचे करके देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन से, नीचे वाले पोर्शन में मतलब उसको पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को किससे करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स से। दूर की चीजें देखनी है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें देखने में डिफेक्ट है, दूर की चीजें देखेंगे तो ऐसे आंखें ऊपर करके देखेंगे, ऊपर करके देखेंगे तो ऊपर वाले लेंस में से देखेंगे। अब दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम है, मतलब मायोपिया है, मायोपिया है, मायोपिया को करेक्ट किससे करते हैं, कॉनकेव से। तो इस तरीके से हम हाफ अपर पोर्शन में कॉनकेव और लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस मींस बाईफोकल लेंस से हम प्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। जाके आज घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हो जिनको चश्मे लग रहे हो उनके चेक करना, एक बार देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, कैटरेक्ट। अब ये क्या चीज है कैटरेक्ट, ये भी एक डिफेक्ट ही है। इस डिफेक्ट का क्या काम है, डिफेक्ट का कोई काम नहीं होता, डिफेक्ट तो डिफेक्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है बस। तो ये जो है इसमें कई बार ये देखा होगा आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा, मीन्स एक लेयर सी बन जाती है, मिल्की मिल्की, बेस में ये कहते हैं आंख में जाले जैसे, ऐसा मीन्स एक मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है, मिल्की लेयर फॉर्म्ड इन आईज या इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, लेंस के सामने एक मिल्की लेयर से बन जाती है जिससे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अब उससे क्या हो जाएगा, मीन्स हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, डिस्टिंक्टली अलग अलग चीजें अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, क्लियरली दिखाई नहीं देती, क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो वो किस वजह से होता है, इसका कॉज क्या है, कोई तो रीजन रहा होगा इसका, किसकी वजह से होता है कि प्रोटीन लेयर, क्योंकि ये जो लेंस है मैंने बताया था एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन से बन जाती है,
तो ऐसी ही एक प्रोटीन लेयर जो है वो हमारी आंखों में बन जाती है, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस के सामने एक प्रोटीन की लेयर बनने लग जाती है। अब वो लेयर बन जाएगी, अब हमारी आंखों के सामने हम एक अलग से लेयर बना लेंगे तो क्या क्लियरली हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी आंखों के सामने एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है तो उसकी वजह से हम चीजें क्लियरली नहीं देख पाते। अब इसमें कोई भी लेंस, कोई भी स्पेक्स काम नहीं करते। तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? करेक्टनेस का है कैटरेक्ट सर्जरी से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसकी कैटरेक्ट सर्जरी ही होती है, सर्जरी से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? एक मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे हम किसी भी चीजों को, डिफरेंट चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। कॉज क्या होता है कि प्रोटीन लेयर है वो क्या हो जाती है, एक प्रोटीन लेयर बन जाती है लेंस के सामने, जिसकी वजह से हमें वो धुंधला दिखाई देता है। और करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी से ही कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और चीज आती है, मैंने कई बार सुना भी होगा कि कईयों को जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है दिखाई नहीं देता है ना। वो क्या होता है? वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? जैसे अंधेरा होने लगेगा वो ब्लाइंड होने लग जाते हैं, उनको क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए। बिल्कुल अंधे नहीं होते, लेकिन अलग अलग लोग में अलग अलग चीजें वो होती है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? याद करो, मैंने बताया था रोड शेप सेल्स, जिसमें रोड शेप सेल्स जो है वो वीक हो जाती है और उनमें डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से उनको क्या होगा? जैसे ही अंधेरा होने लगा, रोड शेप लाइट सेंसिटिव होती है। रोड शेप क्या होती है? लाइट सेंसिटिव। और वहां से बताया था कौन शेप? कलर सेंसिटिव। ठीक है, कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते उसको, हाँ उसका मतलब है उसमें कॉन्सेप्ट सेल्स कम है। अगर लाइट कम हो रही है और फिर नहीं देख पाते उसमें मतलब रोड शेप सेल्स कम है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा? जैसे ही लाइट कम होने लगेगी, उनकी रोड शेप सेल्स कम है तो उतना अच्छे से वो देख नहीं पाते, तो उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर है? तो ये हमारे सारे डिफेक्ट्स हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी में से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीबीएसई में। कभी कभी प्रेसबायोपिया पे भी आ जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना मीन्स लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो और क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं। एक तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसके अलावा और कौन कौन से फिनोमेनाज हैं जो होते हैं? तो सबसे फर्स्ट है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? कभी देखा होगा स्केल में, या कोई ऐसे नग वग होता है, मोती जो होता है, या फिर स्केल होता है, धूप में लेते हैं तो उसमें से अलग अलग कई कलर दिखते हैं, है ना, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। तो वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कलर्स का में स्प्लिट हो जाता है, व्हाइट लाइट होती है। जो व्हाइट लाइट क्या है? सबसे पहले व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट होती है कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होता है 7 कलर्स की लाइट का, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट। 7 कलर्स का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। ये हमने शायद 7th में ही पढ़ने लग जाते हैं जब न्यूटन्स डिस्क पढ़ते हैं, है ना। तो व्हाइट लाइट तो हमारे जो मिक्सचर है, जो सनलाइट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। ये मिक्सचर है, और उसमें से जब स्केल या हमने जो भी मोती रखा है उसमें से जब हमें 7 कलर्स दिखते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखते हैं, ऊपर नीचे करके उसकी साइड में हिला दो, तो वो क्या होता है? जब वो उसमें से 7 कलर्स दिखाई देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ white light
इंटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स ये मान लो ये है प्रिज्म। प्रिज्म पे हमने ये व्हाइट लाइट डाली, ये क्या है? व्हाइट लाइट जो सनलाइट है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है इसमें साथ साथ, यहाँ से ये यहाँ। अब यहाँ से जब ये बाहर आती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये जो 7 कलर्स हैं, इस 7 कलर्स के बैंड को, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर्स के जो बैंड बन गए कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? पढ़े भी होंगे। विबग्योर, क्या होंगे ये 7 कलर्स? विबग्योर। अब ये होते विबग्योर किस सीक्वेंस में है? क्या हम यहाँ से लिख देते हैं VIB, ऐसे होते? नहीं होते। कभी भी ये ऐसे इस सीक्वेंस में नहीं होंगे, वो अपोजिट सीक्वेंस में होंगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये सीक्वेंस होती है हमेशा, कभी भी ऐसे सीक्वेंस नहीं मिलेगी। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन देखा, ऐसे प्रिज्म के ही डायग्राम दे रखे थे और उनमें ये सीक्वेंस को चेंज करके दे दिया। या फिर इसमें क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है। मींस लाइट ऐसे है, एक तो कम डेविएट हो रहा हो अपने रास्ते से, एक ज्यादा डेविएट हो रहा हो। तो सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है? लीस्ट डेविएट। लीस्ट डेविएट होता है रेड। लीस्ट डेविएशन किस में होता है? रेड में होता है। और मोस्ट डेविएटेड कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। मोस्ट डेविएट होता है हमारा वॉयलेट कलर। क्लियर है? सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगा मींस अपना जो एक्चुअल पाथ ये होता है और उससे कितना डेविएट हो गया? सबसे ज्यादा डेविएट हो गया। सबसे ज्यादा कौन सा डेविएट होता है? वॉयलेट। सबसे कम डेविएट कौन सा होता है? रेड, ठीक है। अब वो 7 कलर्स, नाम लिख दो इनके। 7 कलर्स जो है वॉयलेट, इंडिगो, ये जो हम रेनबो में भी देखते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। रेनबो के कलर्स भी यही होते हैं हमारे। तो डिस्पर्सन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो कौन सी प्रोसेस होती है हमारी? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रेनबो जो होता है, रेनबो में भी हमारी यही प्रोसेस होती है। रेनबो में कौन सी प्रोसेस होती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब उसमें प्रिज्म कहाँ आता है? रेनबो में प्रिज्म कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर में क्या प्रिज्म लटक रहे हैं? तो रेनबो कैसे बना? कैसे बना? कि जब भी जब बारिश होती है हमेशा रेनबो कब बनता है? बारिश के बाद। बारिश के बाद मतलब एटमॉस्फेयर में क्या है? मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉप्स है। वो वाटर ड्रॉप्स प्रिज्म का काम करती है। जब उनके ऊपर वाटर ड्रॉप्स के ऊपर लाइट आती है, लाइट फॉल होती है, वो प्रिज्म का काम करेगी। उसमें से जब लाइट पास होगी तो वो एक रेनबो की फॉर्म ले लेगा। और रेनबो की जो शेप है वो कंप्लीट सर्कल ऐसे होता है, ऐसे कंप्लीट होता है, ठीक है। और लेकिन हमें हाफ दिखाई देता है क्योंकि ये बिलो ओरिजिन होता है। बिलो ओरिजिन मतलब हम है अर्थ के नीचे के तो नहीं देख सकते ना हम जहाँ है उसमें ये कंप्लीट अर्थ इधर है, इधर से अर्थ के सामने की इतना ही दिखेगा, कंप्लीट तो दिखेगा नहीं है हमें, तो वो बिलो ऑरिजन हो जाता है, वो हमें नहीं दिखता, हमें सिर्फ हाफ सर्कल दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी प्रोसेस होती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें जो वाटर ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स,
एक्ट्स एज प्रिज्म। प्रिज्म का काम कौन करती हैं? वाटर ड्रॉप्स करती है। ठीक है, यही 7 कलर्स का बैंड होता है। अब होता है कि रेनबो में कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। कब बनेगा रेनबो? हमेशा नहीं बनेगा, उसकी कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या क्या होती है? सबसे पहले कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वाटर ड्रॉप्स होनी चाहिए। हमेशा कब बनेगा? आफ्टर रेन, बारिश के बाद बनेगा। और बारिश के बाद भी तभी बनेगा जब सूरज की लाइट होगी, सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो मेन कंडीशन है कि ऐसे नहीं है सूरज इधर, हम सूरज की तरफ देख रहे हो, उधर नहीं बनेगा। जिस साइड सन होगा उस साइड कभी भी नहीं बनेगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि सन इधर होगा तो उसके सामने ही तो बनेगा, तभी वहां से लाइट आएगी और तब बनेगा। ऐसा नहीं सन इधर है और हम इधर खड़े होकर इधर देख रहे हैं, नहीं। हमेशा हमारी बैक है वो किधर होनी चाहिए? बैक इज ऑन द साइड ऑफ सन। बैक हमेशा हमारी किधर होनी चाहिए? ये सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ ऑब्जर्वर। सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ ऑब्जर्वर। जो भी देख रहा है, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पीछे होना चाहिए सन, और उसके सामने हम देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा किधर बनेगा? सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। बारिश के बाद बनेगा, बारिश के बाद उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर ड्रॉप्स होनी चाहिए, तब हमारा रेनबो बनता है। क्लियर है? रेनबो के यही क्वेश्चंस है। अब जब ये बैंड बनता है, चलो एक बार इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, उसमें बताते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया क्या होता है। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर की वजह से हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन क्या कैसे होता है, और उसकी वजह से क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है, कैसे पता चला कि ये एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हमें ये पता है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती है हमने पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, बहुत सारी लेयर्स होती है। तो उन लेयर्स में हर एक लेयर जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, कम होते जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है, मीडियम्स में अलग अलग, और हर जगह टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ टेम्परेचर अलग है और ऊपर जाएंगे वहाँ टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ और ऊपर जाएंगे वो टेम्परेचर अलग होगा। उसकी वजह से क्या है, वो सारी लेयर्स जो है वो अलग अलग मीडियम्स के जैसे बिहेव करती है। अलग अलग मीडियम्स मीन्स जैसे एक रेडर होगी, उसके जितने ज्यादा नीचे आते जाएंगे उतना डेंस होता जाएगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा डेंस होता जाएगा। तो इसलिए क्या है, अलग अलग मीडियम बन गए। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है। जब भी मीडियम चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट डेफिनेशन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या, कहाँ कहाँ दिखता है हमें। एक होता है डिलेड अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अभी बताती हूँ रीजन इसका। दूसरा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा नेक्स्ट आता है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स।
कंफ्यूज कहाँ होते हैं? कंफ्यूज इन दोनों में, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एक यही है इसमें। इसका रीज़न लिख देंगे उसमें, उसका रीज़न लिख देंगे इसमें। क्यों? अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है कि जितना, जैसे सुबह होती है, सूरज हमें निकलने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, और ऐसे ही शाम को सूरज छिप जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है। रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये आएगा कि अर्ली सनराइज से डिलेड सनसेट आ गया, या फिर 2 मिनट अर्ली और 2 मिनट डिले भी मिल सकता है। 2 मिनट मिलेगा, वो किस की वजह से? हम उसमें लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ कैसे? अभी ये देखो, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। अगर हमारा सन यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो यहाँ से देखो, मान लो यहाँ मान लेते हैं। अब यहाँ से अलग अलग लेयर्स हैं हमारे, यहाँ पे हर लेयर में आएगी। ऊपर जितना नीचे आते जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, उतना ही डेंस होती जाएंगी लेयर्स। डेंस होती जाएंगी मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। यहाँ धूल मिट्टी भी आएगी, और ऊपर जाएंगे उसमें थोड़ी धूल मिट्टी कम होगी, और ऊपर जाएंगे वहाँ बिल्कुल भी और भी कम होगी, गैसेस भी कम हो जाएंगी। इस वजह से जो जितना भी एटमॉस्फेयर की तरफ, जितना अर्थ की तरफ आएंगे, उतने ज़्यादा क्या होगी? लाइट मीडियम्स डेंस होते जाएंगे। और जितना डेंस होगा, रेयर से डेंसर में जब भी लाइट आएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ऐसे आ रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे आ रही है और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे आई और नॉर्मल की तरफ ऐसे आ रही है। अब जब हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट पीछे ले जाते जाएंगे लास्ट वाली को, तो हमें लगेगी यहाँ पे उसकी पोजीशन। कैसे? और बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ है हमारा सन, यहाँ है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ नॉर्मल डालेंगे तो ये मान लो ये नॉर्मल हो गया, तो जब रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये बेंड हो गई। अब यहाँ से आएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड और नॉर्मल। तो लास्ट वाले हम देखते क्या है? ऐसे थोड़े देखेंगे हम रिफ्रैक्शन में, तो स्ट्रेट देखते हैं। लाइट क्योंकि स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो हम कभी ऐसे देखेंगे यूं 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 करके नहीं देखते। सीधा देखा तो मीन्स हमारी ये जो रे है, ये एक्चुअली कहाँ से आ रही होती है? ये इसको सीधा ले जाएंगे तो यहाँ से, मीन्स हमें सन दिखाई देगा। यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या है? यहाँ, लेकिन हमें दिखता कहाँ है? इससे ऊपर। रीजन क्या हो गया? एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और उसकी वजह से हमें क्या है? एक्चुअल में सुबह हमारा सन होता है यहाँ पे, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ऐसे ही शाम के टाइम एक्चुअल पोजीशन उसकी यहाँ होती है, लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है ऊपर। ठीक है। दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में सेम प्रोसेस होती है, लेकिन उसमें क्या है? जब भी रिफ्लेक्शन होता है हर लेयर में, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। लाइट की इंटेंसिटी जितनी, मीन्स इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी। उसकी वजह से हमें क्या होता है? वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की पोजीशन होती कहीं है एक्चुअल में और हमें दिखती कहीं और है। सेम इसमें भी रीजन हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। सेम, क्योंकि अलग अलग लेयर्स होती है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है और उस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें उसकी पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखाई देती है। अब ये हम रियल में कहाँ देखते हैं? घर में पानी का टैंक होगा, उसमें जब दिखेंगे तो एक्चुअल उसकी डेप्थ जितनी होती है उससे हमें थोड़ी ऊपर दिखती है। सेम रीजन उसमें अप्लाई होता है कि उसकी डेप्थ होती है इतनी, हमें दिखती है थोड़ी ऊपर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसमें कंफ्यूजिंग दूसरा है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? कि जब किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थ्रोइंग ऑफ सनलाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन।
एक सनलाइट को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर कलर, क्योंकि सभी कलर्स अलग अलग स्कैटर होते हैं, अलग अलग। इसके ये रीजंस हो जाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में अभी इसमें बताऊंगी कंफ्यूजिंग क्या है। ने एक चीज याद रखनी है, हमने ये पढ़े थे विबग्योर। अब इसका यूज क्या करना है, हमने इसमें याद रखना है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब उसकी अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, लीस्ट डेविएट होता है, वहां पे 7 कलर्स जो बताए थे उसमें ये कौन सा होता है, लीस्ट डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। लीस्ट डेविएट होगा तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी उससे अपोजिट होगी। ये भी क्वेश्चन है। अब हमें सबका रट्टा नहीं मारना है, इसकी मैक्सिमम है तो आगे क्या होती जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, इससे ज्यादा तो किसी की होगी नहीं, तो आगे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो वॉयलेट की हमारी क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, वेवलेंथ इसकी एक का याद करना है, दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा, तो रट्टा नहीं मारना है। एक चीज याद रखो कि वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी अपोजिट होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। ठीक है, और इसमें वॉयलेट में तो इसका ही अपोजिट, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो इसमें कुछ याद नहीं, सिर्फ एक पॉइंट याद करना है, एक पॉइंट से 4 पॉइंट हमें याद होते हैं। ठीक है, अब है स्कैटरिंग। अब इसमें स्कैटरिंग का क्या रोल है, स्कैटरिंग में इन चीजों का हमें क्या करना है। स्कैटरिंग में ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो स्कैटर सबसे कम होता है। स्कैटर जो होगा, स्कैटरिंग की वो प्रोपोर्शनल होती है 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये हम 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ, इनवर्सली हो गया, ज्यादा वेवलेंथ कम स्कैटर होगा। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे कम स्कैटर होगा, सबसे कम फैलेगा। स्कैटरिंग का मतलब है कौन सी लाइट कितनी फैल रही है वहां से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स किस कलर के होते हैं, किस कलर के होते हैं डेंजर सिग्नल्स, रेड कलर देखते हैं, डेंजर जोन है ना। सॉरी, तो डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं, किसी और कलर के क्यों नहीं किए, कोई और कलर भी तो हो सकता है, बहुत सारे कलर्स हैं। येलो कर देते, ग्रीन कर दो, ब्लू कर दो, पिंक कर दो, क्यों रेड ही कलर क्यों करते हैं। रेड कलर इसलिए करते हैं कि रेड की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम वो स्कैटर क्या होगा, सबसे कम स्कैटर होगा। सबसे कम स्कैटर होगा मतलब कम जगह में फैलेगा, कम जगह में फैलेगा तो हम दूर से ही उस कलर को देख सकते हैं। कैसे, देखो थोड़ा सा कलर लिया, उस कलर को हम एक तो थोड़ी सी जगह में फैला दे फर्श पे, तो हम दूर से ही आराम से देख सकते हैं, और एक उसी कलर को हमने ज्यादा जगह में फैला दिया तो क्या दूर से दिख जाएगा वो कलर, नहीं दिखेगा इतना क्लियरली। तो वही हमारा स्कैटरिंग में है कि उस कलर को हम थोड़ी जगह में फैलाएंगे तो दूर से दिखाई दे देगा,
मीन्स वो स्कैटर कम होगा, कम स्कैटर होगा, कम फैलेगा, तो मतलब दूर से हम उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, डेंजर सिग्नल्स हमें क्या दिखते हैं, रेड। नेक्स्ट आता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, अब ये देखेंगे ब्लू कलर। देखो ब्लू, ये तीनों किसमें, ब्लू की कैटेगरी में आते हैं, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट ब्लू कैटेगरी में आते हैं। ये देखो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। नीचे वालों की वेवलेंथ मिनिमम कम होगी, जिसकी वेवलेंथ मिनिमम स्कैटर क्या होगा, ज्यादा। अपोजिट इनवर्सली है, तो कम वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर। ज्यादा स्कैटर मतलब ज्यादा दूर में फैल जाएगा, तो ये सनलाइट आती है और वो क्या होता है, ब्लू कलर ज्यादा दूर में फैल जाता है। दूर दूर तक हमें ब्लू ही कलर दिखता है, वो सिर्फ यहाँ से दिखता है। क्या हम ऊपर जाएंगे स्पेस में, क्या दिखता है, नहीं दिखता स्पेस में। ठीक है, क्योंकि वहाँ ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही वहाँ पे कुछ स्कैटर करने के लिए कुछ भी पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होते। इस वजह से स्पेस में क्वेश्चन यही भी आता है कि एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस है, क्या उनको वहाँ पे स्पेस ब्लू दिखाई देता है, स्काई नहीं दिखता, उनको ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है कि वहाँ स्कैटरिंग हो। स्कैटरिंग किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से जो है उनको स्काई का कलर ब्लैक दिखाई देता है। हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम होगी तो स्कैटर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया में फैल जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजिंग एक ही क्वेश्चन बनता है, रेडिश कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, सुबह उठते हो सूरज जब निकलता है तो उस टाइम पे वहां पे आसपास में रेड रेड दिखता है। ऐसे ही शाम के टाइम जब सूरज छिपता है, सनसेट होता है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या दिखता है, रेड कलर दिखाई देता है। वो रेड कलर क्यों दिखाई देता है, रेड और ऑरेंज मिक्स होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही उसमें हो जाएंगे, रेड और ऑरेंज। रेड, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रीजन सेम, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस स्कैटरिंग कम। स्कैटरिंग कम होगी, वो थोड़ी जगह में रेड कलर फैल जाता है। तो सन के पास पास ही होता है, ऐसा तो है नहीं दूर तक दिखाई देता है। तो सन के चारों साइड जो है वो आसपास के एरिया में उसको क्या दिखाई देता है, रेडिश कलर दिखाई देता है। अब इसमें ये सनराइज और सनसेट का क्वेश्चन इसमें भी आता है, और सनराइज सनसेट का क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में भी आता है। अब उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें है रेडिश कलर, उसमें क्या है, अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट 2 मिनट टाइम। जब भी टाइम की बात होगी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करेंगे, टाइम या पोजीशन की बात होगी तो इसकी टाइम और पोजीशन की बात होगी तो हम बात करेंगे रीजन होगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जब भी कलर की बात होगी, जब भी कलर की बात आएगी तो हमारा रीजन हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे मेन यही है, रेडिश कलर आया लिख दिया उसमें ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। गलत, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, रीजन गलत लिख दिया, फिर चाहे आगे तुम ठीक भी लिखो तो भी गलत हो गया क्वेश्चन। तो रीजन हमारा जहां भी कलर आया है तो कलर आते ही हमने लिख देना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और टाइम या पोजीशन की बात आई है तो हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेकेंड। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।